हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद कुमार यादव आपके YouTube चैनल सक्सेसफुल 2.0 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथ में नया चैप्टर संख्या पद्धति पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हम लोग संख्याओं के बारे में हम लोग जान लेंगे, तो उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे से हम लोगों को समझ में आएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं कि संख्या पद्धति होती क्या है। संख्या पद्धति में कौन कौन सी संख्याएं आती है, सम विषम, भाज्य अभाज्य, मिश्रित और अन्य जो संख्याएं आती हैं उसके बारे में हम लोग पहले जानते हैं। तो चैप्टर का नाम पहले लिख लीजिए आप लोग, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में संख्याएं क्या होती हैं? जैसे जिसे हम गिन सकते हैं उस वही संख्या होगी ना, जिसे गिना जा सके। उसे संख्या कहा जाता है। जिसे गिना जा सके वो संख्या कहा जाता है उसे। ठीक है। अब संख्याओं में देखिए, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्णांक क्या होता है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या जिन संख्याओं को, अब देखिए वही बात हो गई, जिन संख्याओं की गिनती किया जा सके वो प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं। लिखकर हम बताते हैं आपको। जिन संख्याओं की गिनती की क्रिया, जिन संख्याओं की गिनती की क्रिया की जाती है उसे प्राकृत संख्या कहा जाता है। जिन संख्याओं की गिनती की प्रक्रिया की जाती है उसे प्राकृत संख्याएं कहा जाता है। जैसे उदाहरण में हम लोग देखते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, डाटा अनंत तक। ठीक है, डाटा अनंत तक ये जो संख्याएं हैं इसे प्राकृत संख्या हम लोग बोलते हैं। ठीक है, कोई भी, जैसे देखिए एक मार्कर है, एक है ना, इसे हम लोग गिन सके तो ये प्राकृत संख्या हो गई। ठीक है, अब प्राकृत संख्या के बाद हम लोग जानते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बारे में हम लोग सीखेंगे। पूर्ण संख्या नाम से ही पता चल रहा है कि पूर्ण जो पूरा हो, पूर्ण संख्या। अब देखिए इसमें क्या नहीं है, 1 से अनंत तक संख्या में क्या नहीं है? शून्य नहीं है। अब ये नहीं है कि यहाँ 10 आएगा तो यहाँ 0 दिया है तो वो है, नहीं, ये नहीं, शून्य पहले होना चाहिए ना, तो शून्य नहीं है। तो पूर्ण संख्या में क्या हो गया? तो पूर्ण संख्या की क्या परिभाषा हो जाएगी? प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य मतलब 0 को शामिल कर लेने पर, 0 को शामिल कर लेने पर पूर्ण संख्या बनती है। आप लोग समझे कि नहीं?
प्राकृत संख्या क्या है जिसे हम लोग गिन सकते हैं, जिस प्रक्रिया के द्वारा हम लोग गिनती कर सकते हैं। जैसे 1 मार्कर, 2 मार्कर, 1 और मार्कर होता है, 3 मार्कर होता है, तो वो प्राकृत संख्या होती। और पूर्ण संख्या में 0 को शामिल कर लेंगे हम लोग, तो वो पूर्ण संख्या हो जाएंगे। पूर्णांक देखिए क्या है, पूर्णांक बात से समझ में आ रहा है कि पूर्णांक का मतलब हो जाएगा पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों द्वारा दर्शाना ही पूर्णांक कहलाता है। मतलब जब पूर्ण संख्या रहेगी, जैसे मान लीजिए +5, प्लस का साइन नहीं दिया जाता है, +5 और -5। अब ये दोनों संख्याएं क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। पूर्ण संख्या तो ये है ही, लेकिन पूर्णांक है, इसमें सिंबल लगा है, ये पूर्णांक होती है, ठीक है। तो भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग सीखते हैं। भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं। अब जैसे हम लोग उदाहरण नहीं लिखे हैं, लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक, ठीक है। भाज्य संख्याएं क्या है? भाज्य का मतलब जो अपने से और अन्य संख्या और एक से कटे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो भाज्य संख्या का क्या परिभाषा हो जाएगी? वो वे प्राकृत संख्याएं जो एक व अपने अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए, उसे भाज्य या यौगिक संख्याएं कहते हैं। वे प्राकृत संख्याएं जो एक और अपने या अन्य किसी संख्याएं से कट जाएं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? जैसे उदाहरण में 2 भाज्य संख्या नहीं होगी, 2 ऐसी सम अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? यही क्वेश्चन पूछता है। 4, 8, 6 भी हो जाएगा। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 देखिए 4 से कट रहा, 1 से कट रहा, 2 से कट रहा। अब 3 देखिए, 1 से कट रहा, 2 से कट रहा, 3 से कट रहा है। इसी प्रकार सबको चेक करेंगे तो अपने से कटेंगी, 1 से कटेंगी और एक अन्य संख्या से कटेंगी, इसलिए भाज्य संख्याएं में आएंगी।
अभाज्य या ऋण संख्याएं क्या होती हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला टॉपिक, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अभाज्य संख्याएं या यौगिक या ऋण संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होगी? जो एक से कटे और अपने आप से कटे और किसी अन्य से न कटे, वो अभाज्य संख्या होगी या यौगिक या ऋण संख्या होगी। ऋण का मतलब जैसे वो किसी से न कटे, सिर्फ एक और अपने आप से कटे। वे प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं व एक से कटे, उसे अभाज्य या ऋण संख्या कहते हैं। मतलब वो अपने से कटेगी और एक से कटे, एक से तो सभी संख्याएं कट जाएंगी, ठीक है। तो उदाहरण हम लोग देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 11 होगा। 7 के बाद 11 होगा, 9 नहीं होगा। 9 क्योंकि 9 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से 9 कटेगा, फिर 13 हो जाएगा। 13 के बाद देखिए 15 नहीं होगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 1 से कटेगा। 15 के बाद देखिए 17 होगा, 17 के बाद देखिए 19 होगा, 19 के बाद 21 नहीं होगा, 23 होगा। डाट डाट इसी तरह, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया कि नहीं? एक बार मैं फिर से आप लोगों को रिवाइज कर दे रहा हूं। जैसे हम लोग आज नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को पढ़ रहे हैं, जिसे हम लोग गिना जा सके, जिसे गिनती के रूप में व्यक्त किया जा सके, उसे संख्या कहते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या, जिन संख्याओं की गिनती की प्रक्रिया किया जा सके, मतलब जिसे हम लोग गिन सके, वो प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आती है। प्राकृतिक संख्या ही संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या को हम लोग गिन सकते हैं। जैसे 2 मार्कर है, 1 और 2, इसे हम लोग गिन सकते हैं ना, तो ये प्राकृतिक संख्या होगी। पूर्ण संख्या क्या होगी? पूर्ण नाम से ही पता चला है। पूर्ण मतलब प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लेने पर वो पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या में देखिए हमने फार्मूला इसका लिखा है ना कि प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लेंगे तो वो पूर्ण संख्याएं होंगी, ठीक है। देखिए शून्य को शामिल हमने किया। पूर्णांक क्या होगा? पूर्णांक वही पूर्ण संख्या जो पूर्ण संख्या में सिंबल लग जाए, जैसे माइनस प्लस यानी धनात्मक और ऋणात्मक जो सिंबल लग जाएगा वो पूर्णांक के अंतर्गत आएगा। अब देखिए भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी बोल सकते हैं, भाज्य संख्याएं बोल सकते हैं। तो भाज्य वो संख्या होती है, वे प्राकृतिक संख्याएं होती है जो एक से, अपने आप से और अन्य किसी संख्या से कटे, वो भाज्य संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछता है क्वेश्चन हमेशा, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4 होगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 भाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या या ऋण संख्या वे संख्याएं जो अपने आप से और एक से कटे और अन्य किसी से न कटे, वे अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? इस एक क्वेश्चन पूछता है दोनों। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी। एक ऐसी संख्या है जो न भाज्य है न अभाज्य है। एक ऐसी संख्या है जो
न भाज्य है न अभाज्य है। दो ऐसी सम संख्या है जो भाज्य है। और सम और विषम के बारे में हम लोग भी इसके बाद हम लोग जानेंगे। ठीक है, हमने प्राकृत संख्या जान लिया, पूर्ण संख्या जान लिया, पूर्णांक जान लिया, अभाज्य और भाज्य जान लिया, और सम संख्या और विषम संख्या। आइए हम लोग देखते हैं सम संख्या क्या होती है। सम संख्या वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्याएं कहलाती। विभाजित का मतलब कोई भी संख्या हो 2 से भाग देने पर वो पूर्ण रूप से कट जाए, वो सम संख्या होगी। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? 2 होगी। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 डट 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 अनंतर। ठीक है, और विषम संख्याएं क्या होगी? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो वो विषम संख्याएं होती हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 डट डट डट। ठीक है, ये विषम संख्या बन जाएंगी। और हम लोग ये जान लेते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। परिमेय अपरिमेय हम लोग जान लेते हैं, या तो सम का गुणा भाग जान लेते हैं, सम का जोड़ हम लोग जान लेते हैं। सम, अगर कोई अंग सम है फिर सम है, सम का सम में जोड़ होगा तो क्या होगा? सम आएगा। ठीक है, जैसे 2 + 4 कितना आया? 6। 2 क्या है? सम है। 4 क्या है? सम है। और 6 क्या है? सम है। ठीक है, और सम प्लस सम प्लस सम, 3 ठो अगर सम अगर जोड़ा जाए, सम प्लस सम प्लस सम, आंसर क्या आएगा? सम आएगा। नहीं तो देख लीजिए, जैसे आपका हो गया 4 + 6 + 8। ठीक है, 4 क्या है? सम है। 6 क्या है? सम है। 8 क्या है? सम है। और जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6, 4, 10, 8, 18। 18 क्या हो गया? सम आ गया। ठीक है, और सम का गुणा आपस में हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए सम गुणे सम, सम गुणे सम कितना होगा? सम होगा। सम मान लीजिए 4 हो गया, सम 6, 4 × 6 = 24, 24 क्या होगा? सम होगा। 4 क्या होगा? सम होगा। 6 क्या होगा?
सम होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसे अगर विषम प्लस विषम, अगर विषम को विषम में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सम आएगा। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। विषम मान लीजिए 1 हो गया और विषम 3 हो गया, 3 1 जोड़ेंगे क्या आ गया 4, ये क्या हो गया, सम हो गया। ये क्या है, विषम है, ये क्या है, विषम है। अगर विषम को हम लोग 3 बार जोड़ेंगे, देखिए विषम प्लस विषम प्लस विषम, आंसर क्या आएगा, विषम आएगा। आंसर क्या आएगा, विषम आएगा। तो विषम देखिए, विषम 1 विषम हो गया, 3 विषम हो गया, और 3 के बाद विषम क्या होगा, 8 होगा। तो देखिए जोड़ेंगे, 3 1 4, 4 5 9, 9 देखिए विषम आ गया, 2 से कटेगा नहीं ना 9, ये भी विषम आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए अब विषम गुणे विषम, विषम गुणे विषम, विषम का पूरा विषम में किया जाएगा तो विषम आएगा। देख लीजिए कैसे आएगा। मान लीजिए 1 विषम है, 3 भी विषम है, 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 होगा। ठीक है, 1 भी विषम है, 3 भी विषम है, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, विषम आएगा। अब देखिए सम प्लस विषम, अगर सम प्लस विषम अगर जोड़ेंगे, सम प्लस विषम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, विषम आएगा। देख लीजिए, मान लीजिए 2 सम आ गया, 3 विषम आ गया, 2 3 जोड़ेंगे 5 आ गया, लेकिन 5 तो 2 से कट नहीं रहा तो 5 विषम आ गया कि नहीं। अगर सम गुणे विषम करेंगे, सम गुणे विषम, सम गुणे विषम अगर करते हैं तो सम आएगा। ठीक है, सम गुणे विषम करेंगे तो सम आएगा। जैसे 2 गुणे 3, 2 सम है, 3 विषम है, 2 3 6, 6 क्या आ गया, सम आ गया। ठीक है, तो कितना रूल हमने देखा, देखिए रूल नंबर 1 हमने देखा, फिर दूसरा हमने देखा, फिर 3 देखा, फिर चौथा देखा हमने, 5वां देखा, 6ठा, 7वां और 7वां रूल हमने देखा, और 8वां। ठीक है, 8 रूल हमने देखा कि सम को सम में जोड़ेंगे तो सम आएगा, सम का सम में गुणा करेंगे तो सम आएगा, सम 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 3 बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सम आएगा। विषम विषम प्लस विषम को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सम आएगा। विषम 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 3 बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा, विषम आएगा। विषम गुणे विषम करेंगे तो क्या आएगा, विषम आएगा। सम प्लस विषम को जोड़ेंगे तो विषम आएगा। ठीक है, और सम गुणे विषम करेंगे तो सम आएगा। ठीक है, आप लोगों को पता है कि सम संख्याएं कौन होती है, 2 4 6 8 10 12 सम संख्याएं होती है, विषम संख्याएं 1 3 5 7 यही होती है। क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। ये संख्या है जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और दशमलव के बाद जिसमें रिपीटिंग होता है वो भी परिमेय संख्या होती है। दशमलव के बाद जिन संख्याओं की पुनरावृत्ति, जिन संख्याओं की पुनरावृत्ति
पुनरावृत्ति या पुनरावृत्ति या रिपीटिंग होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जिस संख्या में जैसे दशमलव के बाद संख्या मान लीजिए 0.55555 आ गया तो वो भी परिमेय संख्या में होती है। तो जैसे में हम लोग देख लेते हैं कि परिमेय संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं। जैसे देख लेते हैं हम लोग परिमेय संख्या में क्या क्या आएगा। जैसे हो गया 22/7, 6/5, 4/3 और कर सकते हैं 0.5, ये भी परिमेय संख्या होगी। इसे कर सकते हैं 0.5, 0.5, 0, 0, 0, 0 डॉट डॉट डॉट, ये भी परिमेय संख्या होगी। अगर ये हो गया 0.3, ये हो गया 0.333 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये भी परिमेय संख्या होगी। क्योंकि दशमलव जब हटाएंगे तो इसे हम p/q के रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। अब अपरिमेय पर आते हैं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या में क्या आ जाएगा, पाई। देखिए पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन मान एक्चुअल 22/7 नहीं होता है, कुछ कम बेसी होता है। तो इसे अब पाई दे दिया है तो ये नहीं है कि पाई का मान 22/7 होता है तो परिमेय संख्या होगी। ये अपरिमेय कैसे हुआ। पाई अपरिमेय होता है, पाई का मान परिमेय होता है। ठीक है, √2, √3, √5 ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। बात समझे आप लोग कि नहीं। परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है, बात समझ में आई होगी। परिमेय वे संख्याएं होती हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है स्थानीय मान और जातीय मान। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान व जातीय मान। ठीक है, दोनों में अंतर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा स्थानीय मान और जातीय मान। जैसे क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन दे दिया 5472 में 4 का स्थानीय मान व जातीय मान बताइए। ठीक है, क्वेश्चन दिया है 5472 में 4 का स्थानीय मान व जातीय मान बताइए। क्या दिया है, 5472, तो इसे हम लोग लिखेंगे 5472। ठीक है, तो हम लोग पहले स्थानीय मान निकालेंगे। तो स्थानीय मान का यही तरीका है ना,
4 लिखेंगे। कितना अंक बचा? 2 अंक बचा तो 2 जीरो लगा देंगे। ये क्या हो गया? 4 का स्थानीय मान 5472 में 4 का स्थानीय मान क्या आ गया? स्थानीय मान क्या आ गया? स्थानीय मान आ गया आपका 400। और जाति मान जाति मान 4 ही होगा। किसी भी अंक का जाति मान निकालना होगा तो वही अंक उसका जाति मान होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी पर। जैसे दे दिया है 72,469 में 2 का स्थानीय मान व जातीय मान बताइए। ठीक है, क्वेश्चन दिया है 72,469 में 2 का स्थानीय मान व जाति मान बताइए। तो हम लोग लिखेंगे पहले 72,469 2 लिखेंगे। कितना अंक बच रहा? 3 अंक बच रहा तो 3 को जीरो लगा देंगे। स्थानीय मान क्या आ गया? स्थानीय मान आ गया 2000। जाति मान क्या होगा? जाति मान 2 हो जाएगा। कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि जाति मान और स्थानीय मान में अंतर बताइए। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको दे दिया 54, 86, 72, 98 में 6 का जातीय मान व स्थानीय मान का अंतर बताइए। ठीक है, क्वेश्चन दे दिया 54, 86, 72, 98 में 6 का जातीय मान व स्थानीय मान का अंतर बताइए। तो हम लोग पहले लिखेंगे 54, 86, 72, 98। ठीक है, इसमें 6 का बोला है तो 6 का पहले स्थानीय मान निकालेंगे। 6 लिखेंगे। कितने अंक बाद कितना अंक बचा? 4 अंक बचा। 4 को जीरो लिख लेंगे। ठीक है, 4 को जीरो लिख देंगे। 6 का स्थानीय मान आ गया 60,000। 6 का जाति मान हो जाएगा 6 का जाति मान 6 हो जाएगा। अंतर बोला है तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे। 60,000 में से 6 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा? अब देखिए, यहाँ से एक उधार लेगा 10, फिर यहाँ से लेगा, यहाँ से लेगा, यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा। अब यहाँ कितना बचा है? 9 बचा है। यहाँ कितना बचा है? 9 बचा है। और यहाँ कितना बचा है? 9 बचा है। यहाँ कितना बचा है? 5। 59,994 यही आंसर हो जाएगा। स्थानीय मान और जाति मान में अंतर। यही आज हम लोग आज यहीं पर क्लास को खत्म करते हैं। आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा, मैसेज करिएगा। और आप लोगों को नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम का नंबर दिया गया है, उस पर मैसेज करिएगा। आप लोगों को इसका PDF लिखित नोट्स आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।